कांग्रेस पार्टी की मरकजगिरी संसदीय सीट से उम्मीदवार पट्टम सुनीता महेंद्र रेड्डी ने एलबी नगर कांग्रेस पार्टी प्रभारी मधु याशकी गौड़ के साथ विवेकानंद पार्क में सुबह की सैर की। उन्होंने आगामी संसद चुनाव के जश्न में वनस्थलीपुरम डिवीजन के रायतू बाजार में योग पार्क में टहलने वालों के साथ बात की। वनस्थलीपुरम पार्टी कार्यालय में मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक कर संसदीय चुनाव को लेकर कई निर्देश दिए। बाद में उन्होंने रायतू बाजार में लोगों से कांग्रेस पार्टी को आगामी संसदीय चुनाव जीतने में मदद करने के लिए कहा। इस कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता, महिला नेता, सेवादल, युवजन, विद्यार्थी, SC/ST अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता और अन्य प्रभागों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी प्रमुख किशन रेड्डी ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी 8 या 9 जून को तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। उन्होंने संसदीय चुनाव अभियान के तहत सिकंदराबाद के अंतर्गत मीनाबाद का दौरा किया। इस मौके पर किशन रेड्डी ने कहा कि अगर देश में कांग्रेस दोबारा सत्ता में आई तो माफिया राज आ जाएगा। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने प्रमुख टिप्पणी करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी देश में तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। बीजेपी ने रंगारेड्डी जिले के चेवला निर्वाचन क्षेत्र के मोइनाबाद में बूथ स्तर की बैठक की। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी और बीजेपी चेवला उम्मीदवार कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने हिस्सा लिया। देश में कांग्रेस दोबारा सत्ता में आए तो माफिया राज होगा। लोगों से देश के विकास के लिए एक बार फिर बीजेपी को वोट देने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि मोदी के शासनकाल में मेक इंडिया का महत्व बढ़ा है। उन्होंने कहा कि मोदी के आने के बाद देश में आयात कम हुआ है और निर्यात बढ़ा है। आरोप है कि कांग्रेस शासनकाल में 12 लाख करोड़ के घोटाले हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि मोदी 10 साल से न्यायपूर्वक शासन कर रहे। किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस कह रही कि अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे। कांग्रेस संसदीय चुनाव घोषणा पत्र की हिंदू विरोधी कहकर आलोचना की गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम लीग के विचारों के साथ आगे बढ़ रही है। बीजेपी विधायक दल के नेता इलेटी महेश्वर रेड्डी ने आलोचना की कि तेलंगाना में आरबी टैक्स चल रहा है। आरबी टैक्स का मतलब है राहुल गांधी, रेवंत रेड्डी, भट्टी विक्रमार्का टैक्स है। वे वापस में बातचीत कर ये टैक्स वसूल रहे हैं। उन्होंने इस बात की आलोचना की कि ठेकेदारों से उसी तरह टैक्स वसूला जा रहा है जैसे टोल गेट पर वसूला जाता है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सत्ता में आने पर किसानों का 2 लाख रुपये का कर्ज माफ करने का वादा किया है। अब उनसे जवाब मांगा गया। नेता इलेटी महेश्वर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में आरबी टैक्स चल रहा है। आरबी टैक्स का मतलब है राहुल गांधी, रेवंत रेड्डी, भट्टी विक्रमार्का टैक्स है। वे आपस में बातचीत कर यह टैक्स वसूल रहे हैं। मेदक लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूर्व मंत्री हरीश राव और मेदक लोकसभा बीजेपी प्रत्याशी रघुनंदन राव ने बीच जुबानी जंग चल रही है। क्या दुबक्का में अमान्य रुपया क्या मेदक में चल सकता है? हरीश राव ने सवाल उठाया तो रघुनंदन राव ने आरोप लगाया कि उन्होंने सिद्दीपेट में वोट के लिए 2000 रुपये देकर जीत हासिल की। हरीश राव ने कहा कि रघुनंदन राव ने कई वादे करके दुबक्का उपचुनाव जीता, लेकिन बाद में उन्होंने शिकायत की कि वादों पर अमल नहीं किया गया। ऐसा कहा जाता है कि वह अपने गलत शब्दों के कारण दुबक्का के लोगों से हार गया। उन्होंने सवाल किया कि मेदक के लोग उस व्यक्ति का समर्थन कैसे करेंगे जो दुबक्का में फिर से हार गया। प्रधानमंत्री मोदी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया है, और क्या उन्होंने इन 10 सालों में 20 करोड़ नौकरियां दी हैं? उन्होंने उसे पदच्युत कर दिया जाना चाहिए। पिछले विधानसभा चुनाव में हरीश राव ने प्रति वोट 2000 रुपये देकर जीत हासिल की थी। वेंकटरामी रेड्डी इस बात से नाराज थे कि जब वह कलेक्टर थे तो उन्होंने लोगों को लूटा था। उन्होंने कहा कि वेंकटरामी रेड्डी ने नियमों के खिलाफ कर्मचारियों से मुलाकात की थी और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि पुलिस ने उन्हें उनकी शिकायत के बारे में बताया। जब उन्हें इस बात का पता चला कि उन्होंने फंक्शन हॉल के गेट बंद कर दिए और लाइटें बंद कर दी, बैठक के बाद पुलिस वहां पहुंची। बीआरएस के सोशल मीडिया संयोजक मन्य कृष्णनाथ ने फोन टैपिंग मुद्दे पर दिलचस्प टिप्पणी की। उन्होंने याद दिलाई कि जब सोनिया गांधी यूपीए अध्यक्ष थी और राहुल गांधी सांसद थे, तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने फ़ोन टैपिंग पर बयान दिया था। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि फ़ोन टैपिंग ज़रूरी है। बीआरएस के सोशल मीडिया संयोजक मन्य कृष्णनाथ ने फ़ोन टैपिंग मुद्दे पर दिलचस्प टिप्पणी की है। उन्होंने याद दिलाई कि जब सोनिया गांधी यूपीए अध्यक्ष थी और राहुल गांधी सांसद थे, तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने फ़ोन टैपिंग पर बयान दिया था। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि फ़ोन टैपिंग जरूरी है। बीआरएस के सोशल मीडिया संयोजक मन्य कृष्णनाथ ने सवाल किया कि रेवंत रेड्डी अब क्यों मामले दर्ज कर रहे हैं? राहुल गांधी तब सांसद थे, क्या राहुल गांधी के पास समझ नहीं थी? उन्होंने कहा कि मनमोहन की भी जांच होनी चाहिए। तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने फ़ोन टैपिंग पर बयान दिया था। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि फ़ोन टैपिंग जरूरी है। सिकंदराबाद कैंट विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के मद्देनजर दिवंगत विधायक सायना के परिवार को पूरा समर्थन मिल रहा है। बीआरएस के नेता और कार्यकर्ता सायना के परिवार के साथ खड़ी है, जो लासा नंदिता की मृत्यु के बाद संकट में। हाल ही में बीआरएस के वरिष्ठ नेता निवेदिता को कई नेताओं ने समर्थन दिया है। नेताओं ने सायना जिंदाबाद और लासा नंदिता जिंदाबाद के नारे लगाए। बीआरएस नेताओं ने स्पष्ट किया है कि सायना परिवार उपचुनाव जीतेगा। इस कार्यक्रम में विभिन्न वार्डों के वरिष्ठ नेता रवि कुमार, पेंटा श्रीहरि आनंद, श्री कर्ण कुमार, भास्कर मुदिराज, मुरली यादव, वंगाला मल्लेश, गज्जला गोपाल, शत्रुघ्न मधु, वेणुगोपाल, डप्पू शेखर, अशोक और अन्य ने भाग लिया। सिकंदराबाद छावनी विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 के अंतर्गत रसूलपुरा में अन्नदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बीआरएस के वरिष्ठ नेता निवेदिता के बोयनपल्ली मार्केट कमेटी के पूर्व अध्यक्ष टीएन श्रीनिवास के साथ भाग लिया।
निवेदिता ने स्वयं भक्तों को भोजन परोसा। निवेदिता ने उनका हालचाल पूछा। नरसिम्हा रेड्डी, श्याम रेड्डी, विष्णु रेड्डी, संगा रेड्डी, रविंदर रेड्डी और नरेश गौड़ ने इस अन्नदान कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में धनराज, कुमार, श्याम रेड्डी, नरसिम्हा, अज्जू, अंजनेलू, चंद्रकांत, रवि कुमार, पेंटा श्रीहरि, भास्कर मुदिराज, मुरली यादव, वंगाला मल्लेश, गज्जला गोपाल, दासरी कर्ण कुमार, शत्रुघ्न मधु और शेखर ने भाग लिया। इंडियन पीपुल्स कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के.बी. श्रीधर ने घोषणा की कि पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और विकलांगता जंग डिवीजन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवालंका नागा उदय लक्ष्मी को मरकजगिरी संसदीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा जाएगा। हैदरगुड़ा एनएसएस में एक बैठक आयोजित की गई। श्रीधर ने कहा कि मात्र प्रेम के साथ शासन करना उनकी पार्टी का लक्ष्य है। उदय लक्ष्मी को विशाल पार्टी से जीतने के लिए कहा गया। सिकंदराबाद से सांसद प्रत्याशी उदय लक्ष्मी ने कहा कि भारतीय राजनीतिक दल के इतिहास में किसी भी दल ने दिव्यांगों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। दिव्यांगों को केवल पेंशन देना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी उम्मीदवार के रूप में जीतती है तो सामाजिक रूप से सबसे कमज़ोर समूह विकलांग लोगों को हर तरह से आगे ले जाएंगे। पार्टी नेता वासुदेव राव ने समझाया कि विकलांग सरकार में भाग लेंगे। हैदरनगर डिवीजन के कॉर्पोरेटर नरनी श्रीनिवास राव ने हैदराबाद डिवीजन के अंतर्गत निजामपेट हाई टेंशन लाइन रोड का निरीक्षण किया। निगमायुक्त ने आश्वासन दिया कि पार्क में टहलने के लिए आने वाले लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। वॉकिंग ट्रैक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा इसी प्रकार आगंतुकों के लिए पार्क की दीवारों पर नवीन चित्र विचित्रित किए जाएंगे और पार्क के चारों रास्तों और पौधों पर बेंच की व्यवस्था की जाएगी। इस अवसर पर नगर सेवक नारनी श्रीनिवास राव ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को हरियाली देने के लिए सभी स्थानीय लोगों को पार्कों की देखभाल करना अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। इस कार्यक्रम में वॉकर्स एसोसिएशन के सदस्यों और अन्य ने भाग लिया। उपेंद्र सिंह श्री राम सेवा समिति ने मोहन नगर कोत्तापेट डिवीजन में अन्नदान कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में स्थानीय नगर सेवक नैकोटी पवन कुमार ने भाग लिया। इस अवसर पर पार्षद नैकोटी पवन कुमार ने स्थानीय लोगों को भोजन परोसा। इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने भाग लेकर अन्न प्रसाद ग्रहण किया। बाद में निगमायुक्त ने कार्यक्रम के आयोजन के लिए आयोजकों को धन्यवाद दिया। ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवे मेंस फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्रीधर ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने कर्मचारी वर्ग और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की अनदेखी की है। इस मौके पर उन्होंने नल्लाकुंटा में आयोजित एक बैठक में बात कही। ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवे मेंस फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्रीधर ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने कर्मचारी वर्ग और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की उपेक्षा की है। इस मौके पर उन्होंने नल्लाकुंटा में आयोजित बैठक में हिस्सा लिया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सभी राजनीतिक दलों ने रेल कर्मियों की समस्याओं को अपने घोषणा पत्र में नहीं रखा है। नेताओं ने मांग की कि नई पेंशन व्यवस्था को रद्द कर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि हमारा समर्थन उन्हीं दलों को होगा जो रेलवे मजदूर वर्ग की समस्याओं और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार करे, अन्यथा आने वाले चुनाव में वोट के जरिए दलों को सबक सिखाया जाएगा। तेलंगाना स्टेट पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष पी रत्नाकर राव को सर्वसम्मति से लगातार तीसरी बार AIPEF का महासचिव चुना गया। देश भर के सभी राज्यों के अध्यक्षों का मानना है कि मुख्य सचिवों के तत्वावधान में हुआ चुनाव तेलंगाना राज्य के सभी बिजली कर्मचारियों को दिया गया सम्मान है। रत्नाकर राव ने पिछले 10 वर्षों से केंद्र सरकार द्वारा अपनाए गए जन विरोधी और नौकरी विरोधी बिजली संशोधन विधेयक को सफलतापूर्वक रोकने में AIPEF में एक प्रमुख भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश राज्य से शैलेंद्र दुबे को लगातार तीसरी बार AIPEF के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इसी तरह तेलंगाना से दक्षिणी क्षेत्र के अतिरिक्त महासचिव के रूप में M शिवशंकर, आयोजन सचिव के रूप में P श्रीनाथ रेड्डी, सचिव के रूप में पारिकी सदानंदम और विद्यासागर चुने गए। इन सभी को तेलंगाना स्टेट पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा सम्मानित किया गया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी फॉर सोशल जस्टिस की संयोजक डॉक्टर सोहर लता ने सरकार से DK संगठन के सदस्यों के कथित भ्रष्टाचार की किसी सीटिंग जज से जांच कराने की मांग की, जिसका गठन दलित महत्वाकांक्षी उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। कुछ लोगों का आरोप है कि जो संगठन एक नेक मकसद के साथ अस्तित्व में आया था उसका इस्तेमाल स्वार्थ के लिए किया गया है। वे इस बात से नाराज थे कि पिछली सरकार ने करोड़ों रुपए का बंदरबाट किया था। 10 लोगों ने समृद्धि के लिए उभरे संगठन की आलोचना करते हुए कहा कि इसका इस्तेमाल एक ही परिवार की वित्तीय वृद्धि के लिए किया जा रहा है। उन्होंने संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर की तस्वीर के आगे पूरे दलित समाज को धोखा देने का आरोप लगाया। इन सब की पृष्ठभूमि में उन्होंने मांग की कि संस्था के नाम पर किए गए भ्रष्टाचार अनियमितताओं की गहन जाँच कराई जाए और जिम्मेदार लोगों को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। GHMC द्वारा शहर के निवासियों को प्रदान की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सेवाओं में से स्वच्छता एक है। ऐसे सेवा प्रदान करने वाले को आयुक्त 800 ड्राइवर को स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया है, जो हर घर से कचरा इकट्ठा करने और उसे जौहर नगर में डंपिंग यार्ड में ले जाने के लिए वाहन चलाते। कर्मचारी इस बात से नाराज है कि बिना किसी पूर्व सूचना के उनका तबादला कर दिया गया। दूसरी ओर अधिकारियों ने कहा कि उपयुक्त वाहनों की कमी के कारण 800 परिवहन कर्मियों को विभिन्न विभागों में स्थानांतरित कर दिया गया। कर्मियों ने इस बात पर भी आक्रोश जताया कि बिना पूर्व सूचना के BMU आइडेंटिटी ट्रांसफर कर उनसे पार्क व तालाबों पर ड्यूटी कराई जा रही है। नगर निगम BMI संघ के कार्यकारी अध्यक्ष शंकर ने कहा कि वे जल्द ही इस मुद्दे पर जिला प्रभारी मंत्री पौने प्रभाकर से मिलेंगे। यदि नहीं तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वह कार्यकर्ताओं के साथ संघर्ष करेंगे।
एटीएम से पैसे निकालने के लिए मदद मांगी तो उसी समय कार्ड बदल दिया और 1,73,000 रुपये निकाल लिए। यह घटना मेरचर पीएस में हुई है। पुतरू गांव की कागती पुण्यवती 27 जनवरी को मेरचर शहर में एक्सिस बैंक के एटीएम में गई और वहां एक युवक से अपना पिन नंबर बताने और पैसे निकालने के लिए कहा। इसके साथ ही एटीएम से कार्ड जारी कराकर पुण्यवती के खाते से 1,73,000 रुपये उड़ा लिए। 4 दिन पहले पुण्यवती पैसे के लिए बैंक गई और पैसे निकालने की कोशिश की। खाते में पैसे न होने से हैरान होकर पुण्यवती अपने बेटे के साथ मेरचर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने गई और न्याय की गुहार लगाई। मेरचर जिले के अलवाल में सोने की चोरी हुई है। पुलिस ने चोरी के 4 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लूटा गया सोना बरामद कर लिया है। पेट बशरावत एसीपी रामुलू ने कहा कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। एसीपी ने बताया कि आरोपी A1 के खिलाफ पहले भी चोरी के 5 मामले दर्ज हैं और जांच में पता चला है कि वह बचपन से ही चोरी कर रहा है। एसीपी रामुलू ने कहा कि दूसरे आरोपी के बारे में जांच जारी रहेगी। उन्होंने चोरी के 4 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए अलवाल पुलिस टीम को बधाई दी। देश भर में हर आम चुनाव में कई राज्य महत्वपूर्ण प्रदेश बन जाते हैं। 2019 में पश्चिम बंगाल एक गंभीर राज्य बन गया था। बंगाल में मुख्य रूप से 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो है भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दल। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस एक क्षेत्रीय पार्टी है। 2019 के संसदीय चुनाव में बंगाल ने 42 लोकसभा क्षेत्रों में से 18 MP सीटें जीतकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। इसी क्रम में आम चुनाव के मद्देनजर देश भर की राजनीति को तेलंगाना आकर्षित कर रहा है। देश के लिए तेलंगाना महत्वपूर्ण राज्य बनता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने केसीआर के नेतृत्व वाली बीआरएस को तगड़ा झटका देकर एक रिकॉर्ड बनाया है। पहली बार कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में मौजूद किसी क्षेत्रीय पार्टी को हराया है और राज्य सरकार पर कब्जा किया है। दूसरी ओर बीजेपी भी निर्णायक हो गई है। भारत में ऐसा पहले भी कभी नहीं हुआ। तेलंगाना में 2024 के चुनाव के नतीजे अनेक परिणामों को जन्म देने की संभावना है। 2023 में तेलंगाना में कांग्रेस की जीत ने राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी को बड़ा बढ़ावा दिया है। कांग्रेस को उम्मीद है कि 2024 के संसदीय चुनाव में अच्छे परिणाम मिलेंगे और तेलंगाना में स्थिरता हासिल करेगी। साथ ही सांसदों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि करके कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर उच्चता स्थापित कर सकती है। 2018 और 2023 के बीच बीजेपी ने तेलंगाना में आगे बढ़ने और जीतने के लिए साहसिक प्रयास किए, लेकिन बीजेपी अपेक्षित नतीजे हासिल करने में नाकाम रही है। 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ 8 विधायकों के साथ तीसरे स्थान पर रही है। हालांकि सौभाग्य से बीजेपी 14% वोट शेयर हासिल करने में सफल रही है। अब 4 सीटों से और अधिक सीटें जीतने पर ध्यान केंद्रित किया है। देखते हैं ये कैसे पूरे होते हैं। केसीआर की बीआरएस पार्टी ने करीब 10 साल तक तेलंगाना पर शासन किया। इसी क्रम में केसीआर को राष्ट्रीय स्तर पर एक राजनीतिक नेता के रूप में पहचान मिली है, लेकिन 2023 में बीआरएस की हार ने केसीआर को राजनीतिक तौर पर नुकसान पहुंचाया। अब यह दिलचस्प हो गया है कि क्या केसीआर पार्टी के अस्तित्व के लिए कुछ सांसद जिता पाएंगे या फिर केसीआर की पार्टी और खराब प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले जनता से किए गए सभी आश्वासनों को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या वे वादे तेलंगाना के लोगों के लिए कांग्रेस को और अधिक सांसद देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या तेलंगाना के लोग केसीआर को वोट देंगे जो बीआरएस पार्टी की साख बचाने में जुटे हैं, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राथमिकता देंगे जिन्हें पूरे देश में वाहवाही लूट रहे हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि यह चुनाव तेलंगाना कांग्रेस और नेताओं के लिए एक चुनौती बन गई है। बीआरएस नेताओं पर जीत हासिल करके कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने कई मौजूदा बीआरएस सांसदों को पार्टी में शामिल किया और उन्हें टिकट दिया है।
सभी स्तरों के नेताओं को भी पार्टी में आमंत्रित किया है। बीआरएस के नेताओं को पार्टी में शामिल करना कांग्रेस की मुख्य राजनीतिक रणनीति रही है। हालांकि इससे वास्तव में मूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बहुत दुख पहुंचाया है, क्योंकि नए नेताओं को भारी कार्यभार सौंपने के कारण वे पार्टी में पीछे रह गए हैं। ऐसे में अगर रेवंत रेड्डी बड़ी संख्या में सांसद नहीं जीत पाए तो संभावना है कि ये कार्यकर्ता विद्रोह कर देंगे। कई दल बदलुओं के कारण तेलंगाना कांग्रेस में राजनीतिक अस्थिरता का खतरा झेलते आया है। कांग्रेस पार्टी ने बीआरएस के मुस्लिम वोटों को कम करने के लिए एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के साथ खुलेआम गठबंधन किया है। शक्तिशाली बीआरएस या कांग्रेस उम्मीदवार को मुस्लिम समुदाय वोट देंगे जो भाजपा को हरा सकते हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प हो गया है कि क्या कांग्रेस को मुस्लिम वोट मिल पाते हैं या नहीं। ऐतिहासिक रूप से केसीआर का बड़ा फायदा यह है कि कोई भी क्षेत्रीय पार्टी हार के बाद भी गायब नहीं हुई है। क्षेत्रीय दलों के लिए चुनाव हारने पर भी अपना स्थानीय वर्चस्व खोना आसान नहीं है। केसीआर की पार्टी के सामने बेटी कविता के शराब घोटाले के कारण जेल में होने जैसी चुनौतियां है। इससे केसीआर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। केसीआर को पार्टी में नेतृत्व के लिए खुलापन रखना होगा ताकि कार्यकर्ता खुश रहे। केसीआर की बीआरएस पार्टी बच सकती है, लेकिन इसमें तेजी से बदलाव होना चाहिए। जीवन और राजनीति में 100% सटीक भविष्यवाणियां मुश्किल होती है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस आलाकमान को किसी को भी पार्टी में शामिल करने की छूट दे दी है। उम्मीदवारों के चयन में रेवंत की राय को प्राथमिकता दी जाती है। कांग्रेस आलाकमान को पार्टी की ओर से सांसदों को जिताना रेवंत की जिम्मेदारी है। कांग्रेस नेतृत्व को उम्मीद है कि सीएम रेवंत रेड्डी ऐसा करने में सफल होंगे। इस बीच केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा पर निर्भर है। तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर और वर्तमान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है। 2019 में बीजेपी के जीते 4 सांसदों से ज्यादा सीटें जीतना चाहिए। यदि यह संख्या कम हो जाती है तो इसका मतलब है कि तेलंगाना भाजपा नेतृत्व विफल हो गया है। बीजेपी कई बाहरी नेताओं को भी शामिल कर रही है, लेकिन यहाँ सत्ता में नहीं होने से कांग्रेस से बीजेपी पीछे है। सत्ता गंवा चुकी केसीआर की बीआरएस पार्टी को आम चुनाव के मद्देनजर मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है। केसीआर की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं अब पूरी तरह से ठप हो गई है। संभावना है कि केसीआर बीआरएस को बदलकर टीआरएस कर सकते हैं। बीआरएस ने 2 को छोड़कर बाकी सभी सांसद खो दिए हैं। वर्तमान में बीआरएस विधायक बड़ी संख्या में दल बदल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक साथ दल बदल करने के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है। विधायक यह इंतजार कर रहे हैं कि 2024 का संसदीय चुनाव कैसे होते हैं और नतीजे कैसे आते हैं। अजीब बात है कि कांग्रेस मुख्य रूप से केवल केसीआर की बीआरएस पार्टी पर हमला कर रही है, बीजेपी पर नहीं।